वेक्टर्स में भी हम लोग ये देखे थे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल कैसे निकालते हैं। तो अपन लोग क्या देखे थे, अगर मेरे पास ऐसा दो वेक्टर है, ये वाला नीचे वाला वेक्टर ए है, ऊपर वाला वेक्टर बी है, तो अपन लोग क्या देखे थे, इस केस में कौन सा लॉ लगेगा जल्दी से बताओ। तो पैरेललोग्राम लगेगा कि ट्रायंगल लगेगा? दो केस पॉसिबल है, ए और बी को मैं एक पॉइंट पे लगाऊं तो ये केस हो गया, पहले ए को लगाऊं और फिर बी को लगाऊं तो ये ऐसा दिखेगा, ये ए बन गया, ये वाला बी बन गया। तो मैं तुम लोगों को दो लॉ बताया था, अगर ए और बी तो रिजल्टेंट क्या आएगा मेरा, यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, इसको ज्वाइन करके मैं इसका नाम बोल दूंगा आर वेक्टर, आर फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। इस केस में अपन को इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींच दो, इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींच दो, ये अपना बन गया एक पैरेललोग्राम, और इसका जो डायगोनल होगा वो अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये डायग्राम मैं लास्ट क्लास का एक तरह से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे रिजल्टेंट कितना आता है, और ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम हम लोग दिए थे बीटा, ये वाला एंगल था बीटा, और ए और बी के बीच में ये जो बड़ा एंगल बन रहा है ये था अपना थीटा, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल था थीटा। तो r अपना आया था, r का जो मैग्नीट्यूड आया था वो आया था अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आता है, ये तुम लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। अब अपने को निकालना है व्हाट इज tan बीटा। tan बीटा भी हम लोग लास्ट क्लास में निकाले थे। tan बीटा आता है, क्या आया था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, मेरे ख्याल से ये था। अगर रिकॉल करो, देखो हम लोग क्लास में डिराइव किए थे, तो यहां से क्या निकला, ये निकला मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब ये लाइन कितनी लंबी है, ये जो r अपन निकाले वो कितना बड़ा है, वो मैग्नीट्यूड हुआ। और एंगल का मतलब ये हुआ कि ये किस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये भी ऐसा है, देखो ये पेन का साइज तो चेंज होगा नहीं, इस पेन को देखो रखना है, इस बोर्ड में कहीं पे रखना है, तो मैं इसको हजारों तरीकों से रख सकता हूँ, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऊपर की तरफ रख दिया, तो कैसे कैसे रखना है, कैसे डिसाइड होगा, इस एंगल से। ये बीटा कितना है, जैसे मैं बोल दूं कि इतना बड़ा पेन रखना है, तो कितना बड़ा जब मैं बताता हूं तो मैग्नीट्यूड बताया, अब रखना कैसे बताने के लिए मेरे को एंगल बताना पड़ेगा। तो मैं जैसे बोल दूं 30 डिग्री पे रखना है, तो ये नीचे बेस हो गया, यहां से मैं 30 डिग्री बनाऊंगा और यहां पर अपना ऐसे पेन कर दूंगा। तो एंगल, इसका एंगल क्या बनेगा वो बताने के लिए मेरे को ये tan बीटा बताना जरूरी है, क्योंकि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये पेन का साइज तो मेरा ये मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन रखना कैसे बताने के लिए एंगल बताना जरूरी है। तो ये tan बीटा बेसिकली अपन को बीटा चाहिए, tan भी नहीं चाहिए, तो इससे बीटा निकालना हो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a plus b cos। रिजल्ट है, दिस इज एंगल। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये बार-बार दो तीन बार मैं रिपीट इसलिए किया हूं ना, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला फार्मूला खासकर मैग्नीट्यूड निकालने वाला, ये वाला, इसका डेरिवेशन आता ही है, और इसका डेरिवेशन आएगा तो साथ में एक छोटा सा डेरिवेशन ये भी जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग को मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम लोग को देखना है, इसी चीज में अगर मैं पूछूं बताओ cos थीटा कितना आता है, तो cos थीटा अगर इसमें से निकालना हो तो सिंपल मैथ्स है, cos थीटा को एक तरफ छोड़ के बाकी चीजों को मेरे को एक तरफ निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद रखना मेरे को सिर्फ अभी cos थीटा चाहिए, बाकी सबको मेरे को इधर लाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं जो ये दोनों प्लस में है इसको इधर लाऊंगा तो ये ऐसा बन जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू इधर बचा मेरा 2ab cos थीटा। अब मेरे को cos थीटा बताना है, तो ये 2ab ले आऊंगा नीचे, तो cos थीटा हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। दिस इज cos थीटा, और इस
ये जो अपन निकाले हैं इसको लॉ ऑफ कोसाइंस बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, तो ये एक छोटा सा, अगर कभी कभी एक मार्क्स का पूछ लेता है व्हाट इज लॉ ऑफ कोसाइंस, तो कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला है जो अपन को एकदम अभी बार बार अपन इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ये याद रहेगा, इसमें cos थीटा क्या होता है ये निकाल के अपने को बताना है। इसके अलावा एक लॉ ऑफ साइंस भी होता है, वो निकालते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वो जो पैरेललोग्राम वाला हम लोग डायग्राम बनाए थे, उस डायग्राम को यूज करेंगे। ठीक है, कैसा डायग्राम बनाया था मैं, एक वेक्टर ले लिया था मैंने ऐसा a, ये अपना a वेक्टर था, एक वेक्टर अपन ले लिए थे ऐसा b वेक्टर, फिर क्या किए थे, इसके पैरेलल में यहां से एक लाइन ऐसा खींचा था मैं, फिर ये b वेक्टर से पैरेलल में एक लाइन ऐसा खींचा था, तो ये अपना बना था रिजल्टेंट वेक्टर r। और अपन क्या किए थे, यहां से इसको बढ़ाया, यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया था, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल था अपना थीटा, ये वाला एंगल है अपना थीटा। ठीक है, मैं वही वाला डायग्राम यूज करना चाह रहा हूं जो लास्ट क्लास में अपन लोग यूज किए थे। तो क्या क्या नाम रखे थे इसका, ये था O, ये था P, ये वाला पॉइंट था Q, ये था S, और ये वाला पॉइंट था N। तो ये इतने पॉइंट्स हम लोग पिछली क्लास में यूज किए थे, इसको फिर से अपन लोग यूज करेंगे। एक इस डायग्राम में एक नया चीज मैं ये करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दूंगा इस पे, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं M, कैपिटल M, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एक ये वाला एंगल को नाम दे रहा हूं मैं अल्फा, यहां बीटा नाम दिया था, इसको कर दे रहा हूं अल्फा। तो अब अपने पास सेम वही पैरेललोग्राम वाला डायग्राम है, लास्ट क्लास में अगर तुम लोग देखे होगे तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा कौन सा है, A और B के बीच वाले एंगल को अपन लोग थीटा बोलते हैं, रिजल्टेंट और A के बीच वाले एंगल को बीटा बोल रहे हैं, और रिजल्टेंट और B वेक्टर B के बीच के एंगल को अपन लोग अल्फा बोल रहे हैं। ठीक है, अब अपन पकड़ेंगे, अपने को दो ट्रायंगल पकड़ने हैं। सबसे पहले मैं पकड़ रहा हूं OQN को, लुक एट द ट्रायंगल OQN। ठीक है, इसमें मेरे को लिखना है sin बीटा क्या होगा। ठीक है, OQN को देखो, OQN ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें मेरे को लिखना है sin बीटा, ऐसा लिखेंगे इन ट्रायंगल OQN sin बीटा इज इक्वल टू, sin बीटा क्या होता है, ये हो जाएगा अपना QN अपॉन OQ, QN अपॉन OQ, और दोनों का डायग्राम के हिसाब से नाम देख के बताओ क्या होगा, QN अपॉन OQ। QN मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन मेरे को OQ मालूम है क्या है, OQ क्या है, देखो यहां से OQ ये अपना R वेक्टर है, मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं QN अपॉन R। तो यहां से मेरे को QN मिल गया R sin बीटा। ठीक है, ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वैसे ही अब अपन एक दूसरा ट्रायंगल पकड़ेंगे PQN, वहां से भी मैं QN निकालूंगा, PQN ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल एक और ट्रायंगल लिखना है, तो ऐसा लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल PQN। अब वहां पे क्योंकि एंगल मेरे को दिख रहा है थीटा, तो अब मैं लिखूंगा यहां पे sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू अपना हो जाएगा QN अपॉन PQ। और PQ क्या है, डायग्राम के हिसाब से PQ इज आवर वेक्टर B। देखो क्या है, कैसे पता चला मेरे को, ये वेक्टर क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है, तो ये वेक्टर अपना वेक्टर B है। तो यहां से मेरे को QN का एक दूसरा इक्वेशन मिलता है, देखो इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिला B sin थीटा। अब इसमें देखो दोनों में LHS QN, तो QN इज इक्वल टू QN अपन लिख सकते हैं ना, तो दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS सेम होना चाहिए। तो मेरे को यहां से एक इक्वेशन मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूं कि R sin बीटा इज इक्वल टू B sin थीटा। ये मेरे को एक इक्वेशन मिल गया, इसको मैं दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग एंगल पकड़ते हैं अल्फा को। ठीक है, A sin बीटा एंड sin बीटा एंड sin अल्फा। इस ट्रायंगल को देखो, ये दोनों छोटे ट्रायंगल को देखो। ठीक है, इन दोनों छोटे ट्रायंगल में
अच्छा पहले अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ तो ये कैसा बन जाएगा, r अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा, b अपॉन साइन बीटा। ठीक है, ये लेने का मेरा एक पर्पस है। अब मैं पकड़ूंगा ये वाले दोनों ट्रायंगल को, ये भी देखो राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे मेरे को एंगल दिख रहा है अल्फा और बीटा, यहाँ पे मेरे को 90 डिग्री दिख रहा है, ये दिस इज 90 डिग्री, ये अल्फा और बीटा। तो अपन पकड़ेंगे, ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल OPM एंड PQM। तो पहले OPM में देखो, इसमें मेरे को लिखना है साइन बीटा लिखना है। तो साइन बीटा क्या होगा मेरा, साइन बीटा मेरा होना चाहिए, याद रखना यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपना ये नीचे वाला है, ठीक है। तो साइन बीटा हो जाएगा अपना MP या PM अपॉन OP, मतलब PM अपॉन A। तो यहां से मेरे को PM मिल गया A साइन बीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो ये एक अपने को इक्वेशन मिला, इसको कर देना इक्वेशन नंबर 4। वैसे ही अब ये दूसरे वाले ट्रायंगल को पकड़ते हैं अपन, इसमें मेरे को लिखना है साइन अल्फा। कौन सा ट्रायंगल पकड़ रहे हैं, ट्रायंगल अपन लोग लिए हैं PNQ। इसमें साइन अल्फा क्या होगा, फिर से देखो, इसमें से देख के बताओ कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होना चाहिए। इस यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपना ये है, PQ है। तो साइन अल्फा मेरा हो जाएगा PM अपॉन PQ, और PQ अपना वेक्टर B है, तो मतलब PM अपॉन वेक्टर B। तो यहां से मेरे को PM मिला B साइन अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत, अभी लास्ट में समझ में आएगा। अपना अपने को एक इक्वेशन मिलने वाला है व्हिच इज नोन एज लॉ ऑफ साइंस। अभी अपन लॉ ऑफ कोसाइंस निकाले थे। अब ये 4 और 5 में देखो LHS में PM लिखा, दोनों में, यहां भी PM लिखा है, यहां भी PM लिखा है, तो इसका RHS सेम होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं तो कैसा बनेगा, ये बन जाएगा मेरा A sin बीटा इज इक्वल टू B sin अल्फा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया A अपॉन sin अल्फा इज इक्वल टू B अपॉन sin बीटा, B अपॉन sin बीटा। ठीक है, ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर 6। अभी देखो ये वाले इक्वेशन को देखो, इसका कुछ नंबर नहीं दिया मैंने, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इसमें यहाँ पे B अपॉन साइन बीटा लिखा है, यहाँ भी B अपॉन साइन बीटा लिखा है। तो दोनों जगह जब B अपॉन साइन बीटा लिखा है तो इस अगर A इज इक्वल टू C है और C इज इक्वल टू D है तो A और D भी इक्वल होते हैं। तो अगर दिस इज इक्वल टू दिस है एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस है तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिला, A अपॉन साइन अल्फा is equal to B upon sin beta is equal to R upon sin theta, ये R upon sin theta, और ये जो मिला है मुझे इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ साइंस। ये भी उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट स्टिल यू शुड नो व्हाट इज लॉ ऑफ कोसाइन, व्हाट इज लॉ ऑफ साइंस। तो लॉ ऑफ कोसाइन में क्या करना है, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में cos थीटा निकाल के बता दो, वो लॉ ऑफ साइंस होता है। लॉ ऑफ साइंस में देखो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा अपने को, ये इसका पूरा डेरिवेशन है, ये मिल रहा है मुझे लॉ ऑफ साइंस। एक इससे मिलता जुलता, ये जैसा मैंने बोला ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इससे मिलता जुलता एक फार्मूला है जो यूज होता है। अगर मैं डायरेक्ट वो फार्मूला बता देता तो फिर वो रटने वाली बात हो जाती कि सर वो कैसे आया बताओ, तो वो आया इस तरीके से। अब उसका इसका एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं, मैं ये वाला डायग्राम मिटा रहा हूं, लेकिन उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सर्टेन कंडीशन फॉलो होना जरूरी है। कंडीशन ये है कि अगर कोई तीन वेक्टर मिलके टोटल काउंट 0 कर रहे हैं, टोटल काउंट 0 करने का मतलब क्या होता है, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर किसको बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास तीन वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर मेरे को लेके गया यहां तक, इसका नाम दे दिया मैं वेक्टर A, दूसरा वेक्टर मेरे को लेके गया यहां तक, इसको मैं बोल दिया वेक्टर B, और तीसरा वेक्टर मेरे को ले आया वापस इनिशियल पॉइंट पे, ये है वेक्टर C। तो यहां पे कुल मिला के मान लेते हैं कि ये तीनों वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो मैं तो लास्ट में कहीं भी नहीं गया, मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और यहां से वापस वहां आ गया। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट अपन क्या देखते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो मेरा तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट यही है, तो मैं
देखा जाए तो कहीं नहीं गया, तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर को मैं जीरो रिजल्टेंट वेक्टर बोलूंगा। तो जब इस टाइप का केस आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको समझो कैसे। जैसे किसी पॉइंट पे तीन फोर्स लग रहा है, जैसे समझ लो एक रस्सी लटकी हुई है, वैसा वाला एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग बाद में। जैसे देखो ये ऐसा एक रस्सी लटकी हुई है, ठीक है, इसमें इमेजिन करो बीच में कोई लटक गया, ऐसे ऐसे करके बीच में लटक गया, ऐसे ऐसा लटका हुआ है। तो बेसिकली इस रस्सी को देखोगे तो इसमें तीन फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा तीन फोर्स लग रहा है? ऐसा एक फोर्स यहां से लग रहा है, मेरा इस हाथ से बंधी हुई है रस्सी, दूसरा ये बंधा हुआ है तो यहां से लग रहा है, और तीसरा फोर्स लगा रहा है एक बंदा जो इसमें ऐसे लटका हुआ है। ऐसा वाई शेप बन जाएगा, ये थोड़ा सा लटक जाएगा। लेकिन अपन क्या देख रहे हैं, एक पॉइंट के बाद ये ऐसे लटका ही रहता है। ये घर के किसी भी एग्जांपल में देख सकते हो, जैसे घर में हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो एक रस्सी बंधी है, उसमें दो फोर्स तो लगी रहा है, बीच में कपड़ा डाल दिया तो ये तीसरा फोर्स लगा रहा है। लेकिन वो रस्सी कहीं जा रही है क्या? रस्सी पड़ी रहती है एक जगह। तो ये वो वाला केस हो गया जिसमें नेट जो रिजल्टेंट है वो जीरो होता है। तो जब ऐसा अपने को कोई केस मिले कि रिजल्टेंट वेक्टर हमको जीरो मिल रहा है, तो उस समय हम लोग ये जो लॉ ऑफ कोसाइंस है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक थ्योरम बनाया गया है, लामीज थ्योरम बोलते हैं। इट इज नोन एज लामीज थ्योरम। ठीक है, लामीज थ्योरम बोलेंगे इसको। अगर एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस या तीन वेक्टर लग रहे हो, जैसे मैंने बताया था, इस वेक्टर को उठा के अपन कहीं भी रख सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। मतलब b ऐसा दिख रहा है तो b को उठा के मैं यहां रख रहा हूं, ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा, b बन गया ऐसा, जैसा था वैसे उठा के रख दिया। a को देखो, a को उठा के मैं रख दूंगा यहां पे, तो a बन गया मेरा ऐसा। क्या कर रहा हूं समझो, इन तीनों वेक्टर्स को उठा के एक पॉइंट पे रख रहा हूं, c को उठा के रख दिया यहां पे, तो अब ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है, और क्योंकि ये तीनों मिलके किसी मतलब जीरो रिजल्टेंट वेक्टर बना रहे थे, मतलब अल्टीमेटली कोई कहीं नहीं जा रहा है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और वापस यहां आ गया। तो इस पॉइंट पे जब ये तीनों वेक्टर काम कर रहे होंगे, इसका मतलब क्योंकि ये तीनों मिलके नेट जो रिजल्टेंट बनाते हैं वो जीरो है, तो ये पॉइंट के साथ भी कुछ नहीं होगा, वो पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा। जैसे वो रस्सी वाला एग्जांपल याद रखो, दो जगह से बंधा है, बीच में कपड़ा टांग दिया, वो रस्सी कहीं नहीं जाती है। रस्सी का वो वाला पॉइंट जहां कपड़ा टच कर रहा है वो लटका रहता है, या कपड़ा नहीं कुछ और ऐसे हुक टांग लो, वो टंगा रहेगा, एक बार थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट करके एक जगह आके फाइनली रुक जाएगा। तो जब वो रुक गया मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब तीनों वेक्टर मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसको जो टग ऑफ वॉर होता है, अपन रस्सी खींचते हैं, थोड़ा सा उससे एग्जांपल इमेजिन करो, इस पॉइंट को ये नीचे खींच रहा है, सी इधर खींचना चाह रहा है, ए उधर खींचना चाह रहा है, बी इधर खींचना चाह रहा है, लेकिन कुल मिला के क्या हो रहा है, लास्ट में तीनों मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये वाला जो पॉइंट है वो कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जब इस टाइप का केस आए तो लामीज थ्योरम लगाते हैं। तो लामीज थ्योरम होता क्या है, ये वाले एंगल को मैं नाम दे रहा हूं, ए के अपोजिट में जो है अल्फा, बी के अपोजिट में है जो इसको मैं बोल रहा हूं बीटा, और सी के जो अपोजिट में इसको बोल रहा हूं गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा कुछ एंगल का नाम रखना। ठीक है, लामीज थ्योरम सिंपल है, लेकिन कंडीशन याद रखना, लामीज थ्योरम तभी लगाएंगे अपन जब ये वाला केस हो, मतलब जीरो रिजल्टेंट वेक्टर वाला केस हो, मतलब तीनों मिलके वेक्टर्स कुछ भी काम ना कर रहे हो, मतलब ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम या रेस्ट में होना चाहिए। तो लामीज थ्योरम ये बोलता है कि a अपॉन sin अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू c अपॉन sin गामा। देखो ऐसे ही मिलता जुलता अभी हम लोग फार्मूला निकाले थे लॉ ऑफ साइंस में, तो ये लॉ ऑफ साइंस से ही निकाली हुई चीज है, तो अपने को बहुत ज्यादा इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है, सिर्फ लामीज थ्योरम क्या होता है ये याद रखो। कैसे याद रखोगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, सर इतना सारी चीजें लिख दिए, कुछ नहीं, जो वेक्टर को पकड़ रहे हो, जैसे मैं वेक्टर a को लिखा हूं पहले, तो वेक्टर a के अपोजिट में देखना एंगल क्या दिख रहा है, a के अपोजिट में दिख रहा है अल्फा, तो a अपॉन sin अल्फा, b के अपोजिट में मेरे को दिख रहा है बीटा, तो b अपॉन sin बीटा, c के अपोजिट में दिख रहा है मेरे को गामा, जस्ट उल्टा चले जाना, c के उस तरफ क्या दिख रहा है गामा, तो c अपॉन sin गामा, और साइन लगाना है कि कॉस लगाना है, लॉ ऑफ साइन से याद रखना कि सब जगह साइन लगाना है। तो a अपॉन sin अल्फा, b अपॉन sin बीटा एंड c अपॉन sin गामा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, तब थोड़ा सा तुम लोगों को पिक्चर क्लियर होगा कि अपन लोग कर क्या रहे हैं।
थोड़ा सा टफ पड़ेगा लेकिन तुम लोग को ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, एक रस्सी बंधी हुई है दो दीवार के बीच में और उसमें एक लड़का लटक गया है, ठीक है, और वो कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे ये दो दीवार है, एक दीवार यहाँ बना दिया हमने, एक दीवार यहाँ बना दिया, यहाँ पे ऐसे एक रस्सी लगी होगी, ठीक है, एक रस्सी है। अब आयुष आया और इसमें आके लटक गया, तो ये रस्सी लटक के अब ऐसी दिख रही है, कोई जरूरी नहीं हमेशा वो बीच में लटके, वो यहाँ थोड़ा सा किनारे में लटका तो ये अब ऐसा दिख रहा है, ये रस्सी लटक के ऐसे आ गई और यहाँ पे वो बंदा लटका हुआ। मैं बंदे की जगह कैसे यहाँ पे डब्बा बना देता हूँ, ये डब्बा आयुष है, ठीक है। तो ये अपना अपने को बताना है, इसमें कुछ चीजें अपने को गिवन रहेंगी। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे नहीं जाते अभी, मैं सिर्फ चीजों को समझाना चाहता हूँ कि होगा कैसे। अपने को क्या क्या गिवन रहेगा, अपने को ये वाला एंगल दिया रहेगा, ये वाला एंगल दिया रहेगा, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, ये 15 डिग्री, ठीक है, 30 और 15 बता देगा, इस बंदे का वेट बता देगा। तो वेट अगर बताया है मतलब m into g बताया है, तो इस बंदे का वेट अपन कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 50 न्यूटन, ठीक है, 15 न्यूटन मतलब mg में मान लिया इसका 15 न्यूटन। तो अब इसमें देखो, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट अब कहीं नहीं जा रहा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, मतलब ये वाला फोर्स प्लस वो वाला फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, रस्सी को जब खींचते हैं तो इसमें एक टेंशन बन जाता है, इसको मैं T1 बोल देता हूं, यहाँ दूसरा टेंशन बनेगा T2, जितनी रस्सी उतना टेंशन, तो ये वाला टेंशन इसको इधर खींच रहा है, ये टेंशन इधर खींच रहा है, ये वाला वेट इसको इधर खींच रहा है, कुल मिला के ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा। अब मेरे से इसमें पूछ सकता है कि T1 बताओ कितना होगा, T2 बताओ कितना होगा, तब अपन लोग ये यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ का एंगल तो अपने को पता ही नहीं है, एंगल नहीं पता है, लेकिन ये 15 डिग्री पता है, ये 30 डिग्री पता है, तो यहाँ पे मैं इससे पैरेलल एक ऐसे लाइन खींच देता हूं। तो अब अपन लोग अपना जो एंगल के थ्योरम अपन लोग पढ़े हुए, तो ये वाला 15 डिग्री हुआ कि नहीं, ये वाला 30 डिग्री हुआ कि नहीं, ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये 30 है, ये 15 और ये टोटल स्ट्रेट लाइन मेरे को मालूम है कि 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 45 करूंगा, तो ये वाला एंगल मेरे को पता चल गया कि 185 है। अब ये 15 और ये 90 है, तो 90 प्लस 15 ये मेरे को पता चल गया 105 हो गया, ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला पूरा बड़ा एंगल कितना हो गया, 120 हो गया। तो इसको भी अपन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इक्वेशन बना लेते हैं, लामीज थ्योरम वाला इक्वेशन बनाते हैं। ए बी सी क्या हो गया, वेक्टर का नाम, तो वेक्टर सबसे पहले तो मेरे को वो लिखना पड़ेगा जो मैं जानता हूं, तो यहाँ 50 न्यूटन मेरे को दिख रहा है, 50 अपॉन अपोजिट में 135 डिग्री दिख रहा है, तो 50 अपॉन sin 135 इज इक्वल टू T1 लिखना चाहता हूं मैं, तो T1 अपॉन T1 के अपोजिट में यहां मेरे को 120 डिग्री दिख रहा है, तो sin 120 डिग्री इज इक्वल टू T2 अपॉन यहां 105 दिख रहा है, तो T2 अपॉन sin 105 डिग्री आ गया। देखो कितना सिंपल है, अननेसेसरी जूझना पड़ता, मेरे को ये थ्योरम पता था, मैं सीधे ये वाला एक तीन इक्वेशन लिखा, इसमें ये वाला पहला वाला वैल्यू नोन है क्योंकि यहाँ 50 दिख रहा है, और sin 135 अपन लोग निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, या इसको निकालने का भी एक तरीका होता है, वो मैं सिखाऊंगा बाद में। बस अब T1 और T2 निकालना है, या T1 और T2 हम लोग इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ये अननोन चीजें थी, इसको अपन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लामीज थ्योरम का एप्लीकेशन, इसका पूरा आखिरी तक सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, इसको इतने में छोड़ रहा हूं। अब अपन आगे इसके कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे। लामीज थ्योरम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह जब भी तीन फोर्स वाला कोई क्वेश्चन आएगा या तीन वेक्टर वाला कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें ये लामीज थ्योरम बार-बार यूज होता है, तो उस समय जबरदस्ती का अपने को अलग-अलग चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक लामीज थ्योरम का ये वाला इक्वेशन याद रखो और सॉल्व करो उसको सीधे, ठीक है। अब अपन कुछ वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जो कि ऑल्दो बड़ी कॉमन सी चीज है, हम लोग मैथ्स पढ़ते रहे हैं तो हमको आता है, लेकिन फिर भी वेक्टर और नॉर्मल मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो हम लोगों को ये चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम लोग ना, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज। पहला होता है, अब खुद ही सोचो, अगर मैं बोलूंगा 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोग्राम, तो इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल,
तो तुम लोग कॉमन सेंस से बता सकते हो सर एक तरफ आप लेंथ बोल रहे हो, एक तरफ वेट बोल रहे हो, कैसे जोड़ दोगे दोनों को? तो वेक्टर एडिशन उन्हीं दो क्वांटिटीज का होता है जो दोनों सेम होती हैं। तो ओनली सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन का सबसे पहला शर्त तो यही है कि दोनों वेक्टर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर कर दिए या फोर्स वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर कर दिए, ऐसा नहीं होता है। इधर फोर्स है तो दूसरा वाला वेक्टर भी फोर्स ही होना चाहिए, इधर डिस्प्लेसमेंट है तो दूसरा वेक्टर भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है। दूसरा होता है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? सिंपल सी चीज है जो नॉर्मल मैथ्स अपन पढ़ते हैं कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। तुम लोग बोलोगे सर ये सिंपल से सरल सा चीज बताने की क्या जरूरत है? इसका मतलब समझो, हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले कि वेक्टर को उठा के कैसे भी रख सकते हो। जैसे मेरे पास एक वेक्टर ऐसा दिख रहा है, एक वेक्टर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। अब मैं ये दो वेक्टर तुम लोग को दे दिया, बोला दोनों को ऐड करना है। तो मैं बोला था सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। आयुष बोलेगा मैं ए को यहां रखूंगा, पहले ए को रखा, ए ऐसे खत्म हुआ, और फिर बी को जहां ए खत्म हुआ बी को यहां रख दिया। ये आयुष किया, ठीक है। अब पलक बोली कि नहीं मेरे को पहले बी को करना है, तो ये बी को उठा के यहां रख दी, तो ये बी ऐसा हो गया। फिर ए को उठा के यहां रखी, ये ऐसा हो। अल्टीमेटली देखोगे ना तो ये यहां से यहां ही पहुंचा और ये भी यहां से यहां ही पहुंचा, मतलब काम तो वही हुआ है। लेकिन यहां पे मैंने नहीं, आयुष ने a प्लस बी किया, यहां पे पलक ने b प्लस a किया, लेकिन जो फाइनल जो जॉब डन है वो सेम है। तो इसीलिए कम्यूटेटिव का मतलब होता है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। तो ये सिंपल मैथ्स नहीं है कि सर 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 नहीं बोल रहा हूं, यहां पे डायरेक्शन का खेल है। और जैसे ये कम्यूटेटिव है वैसे ही एसोसिएटिव भी होता है एक लॉ, वो भी इसी से मिलता जुलता है, इट इज एसोसिएटिव। मतलब a प्लस b ब्रैकेट लगा दिया प्लस c, मतलब पहले इन दोनों को बाद में इसको, और इसी को a प्लस b प्लस c, ये ऊपर b प्लस c को पहले करना है। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है, अपन 3 नंबर को जोड़ रहे हैं, किसी भी सीक्वेंस में जोड़ो आंसर तो सेम आएगा, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अच्छा, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। जैसे अभी एक रस्सी वाला मैं बताया, तो वो था लामिस थ्योरम। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है नदी पार करने वाला, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब उसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। दो क्वेश्चन कैसे बनता है? एक नदी है, मान लो ऐसा एक नदी है अपने पास, ठीक है, ऐसी नदी है, ठीक है। इस नदी में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक पूछेगा अगर मेरे को सबसे जल्दी नदी पार करना है तो मैं कैसा जाऊं, ठीक है, मेरे को यहां से उस पार जाना है, सबसे जल्दी नदी पार करना है तो क्या करूं, और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ में अगर मेरे को ट्रेवल करना है तो क्या करूं। अभी मान लेते हैं अपन कि नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, नदी का फ्लो है यहां से उस तरफ, मतलब मेरे लिए लेफ्ट से राइट। तो अगर मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ को पहले देखते हैं। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? जस्ट इसके अपोजिट वाला ये वाला पॉइंट, मतलब अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मेरे को यहां से यहां जाना है, तो क्या मैं सीधा तैर सकता हूं क्या? अगर मैं सीधा तैरूंगा तो नदी की फ्लो की वजह से मैं यहां जाते जाते मैं इधर पहुंच जाऊंगा, मतलब मैं जाना चाह रहा हूं यहां से यहां, पहुंच जाऊंगा यहां से यहां, और ये शॉर्टेस्ट पाथ तो हुआ नहीं, मेरे को जाना है शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रैवल करना है। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओ, अगर शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो मुझे तैरना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब मैं तैरूंगा तो नदी की फ्लो की वजह से मैं कहां पहुंचूंगा? मैं फाइनली यहां पहुंच जाऊंगा। तो मेरे से इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अपना ये वाला वेलोसिटी, इसका अपन एक नाम रख देते हैं v1 वेलोसिटी से मैं तैर रहा हूं, v2 वेलोसिटी से नदी तैर रही है,
ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी आ गया v, ये वाला वेलोसिटी का अपन नाम बोलेंगे v। तो यहाँ पे मेरे से पूछा जाएगा कि मैं अपना वेलोसिटी कितना रखूं कि मैं v वेलोसिटी से या शॉर्टेस्ट पाथ में वहां पे पहुंच पाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या बना है, अब ये क्योंकि दो वेलोसिटी सेम जगह से चालू हुई है तो अपन यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगाने के लिए या सीधे सीधे इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं। मेरे को यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मेरे को बताना है कि v कितना होगा, तो v बताने के लिए सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। v आ जाएगा डायग्राम के हिसाब से मेरे को दिख रहा है √v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v की वैल्यू मैग्नीट्यूड के हिसाब से। ठीक है, और मान लेता हूं मैं ये एंगल थीटा है, क्योंकि अपने को v वेक्टर बताना है तो सिर्फ स्पीड बताने से काम नहीं चलेगा, किस डायरेक्शन में जाना है ये भी बताना पड़ेगा, मतलब कितनी तेजी से मैं तैरूंगा ये भी बताना पड़ेगा और किस एंगल पे मैं तैरूंगा ये भी बताना पड़ेगा। तो ये थीटा बताने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे sin थीटा tan थीटा कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मेरे को अगर tan थीटा निकालना है, नहीं tan थीटा नहीं निकालेंगे, अपने पास नोन चीजें कौन कौन सी है, v2 और v1 अपने को दिया रहेगा, मतलब मेरे को अपनी स्पीड मालूम है, मेरे को v2 वाली स्पीड मालूम है, मतलब नदी कितने तेजी से तैर रही है, मैं कितनी तेजी से तैर सकता हूं, ये दो चीजें मेरे को मालूम है। मुझे v नहीं मालूम तो मैं v यूज नहीं करूंगा, मैं v2/v1 यूज करता हूं, तो v2/v1 sin थीटा बचा है, ये बन गया sin थीटा v2/v1। तो ये थीटा यहां से मुझे थीटा मिल गया, मतलब एंगल मिल गया, यहां से मेरे को ये वाली वेलोसिटी मिल गई। इसमें एक दूसरा केस पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट टाइम में मेरे को नदी पार करनी है, सबसे कम समय में मेरे को नदी पार करनी है, तब मैं क्या करूंगा। सेम वही वाला एग्जांपल, नदी अपनी ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम में जब मुझे ट्रैवल करना होता है तो मुझे कुछ नहीं, मैं कोशिश करूंगा यहां से यहां में, लेकिन होगा क्या, नदी की फ्लो की वजह से मैं कहां पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा यहां। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे ये हो रहा था कि नदी ऐसे आ रही है, मैं उल्टा जा रहा था, तो उल्टा जाने की वजह से नदी का मेरे को थोड़ा सा अपोजिशन सहना पड़ता है, उसकी वजह से मेरी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड अगर मेरे को सबसे मैक्सिमम रखनी है तो मैं क्या करूंगा, नदी के साथ तैरूंगा। अच्छा, नदी के साथ मैं ऐसे भी नहीं कर सकता, मेरे को तो उस पार जाना है, तो मैं सीधा तैरूंगा नदी के साथ, तो नदी मेरे को यहां लेके चली गई, मैं तैर रहा था ऐसे, नदी ले गई मेरे को यहां पे, तो अपना ये वाली वेलोसिटी हो गई v1, ये वाली वेलोसिटी हो गई v2, और ये फाइनल जहां जहां पहुंचे ये वेलोसिटी हो गई v। तो यहां पे फिर से अपने को v1 मालूम है, v2 मालूम है, अपने को v निकालना है। वहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, v मेरे को दिख रहा है √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को ये वाला एंगल निकालना है थीटा, तो फिर से मैं अपन v2 और v1 को यूज करेंगे और मेरे को दिख रहा है वहां पे tan थीटा बन रहा है, tan थीटा बनेगा कि नहीं, तो tan थीटा मेरा बन रहा है v2/v1। तो नदी वाला अगर क्वेश्चन आए तो ये दो इक्वेशन, अच्छा इसको रटने की कोशिश मत करना ना, जो भी अगर सोच रहा है इसको रट के नहीं, ऐसे अपने को अभी बहुत सारे फॉर्मूले मिलने वाले, कॉमन सेंस लगाओगे, कितना टाइम लगा डिराइव करने में, 5 मिनट से ज्यादा भी नहीं लगा आपको, तो जल्दी से ये वाला डायग्राम बनाना। कौन सा केस है, अगर शॉर्टेस्ट टाइम पूछ रहा है, सबसे जल्दी तैरना है, तो ये वाला केस हो गया, सीधा तैरोगे इसमें, सबसे कम टाइम लगेगा, भले डिस्टेंस ज्यादा तैरना पड़ेगा लेकिन टाइम कम लगेगा। इसमें टाइम क्यों बढ़ गया, क्योंकि अपने को नदी का अपोजिशन सहना पड़ा, इसलिए टाइम अपना बढ़ जाता है। और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा तो अपन लोग ये वाला करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना दो केस नदी वाला जो क्वेश्चन अपने को आता है। अपन लोग अभी तक एडिशन पढ़ रहे थे, सब्ट्रैक्शन के भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के भी रूल्स होते हैं कुछ, मैंने जैसे याद करो लास्ट क्लास में बताया था, वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन जैसा कोई चीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसमें सिर्फ एडिशन होता है। लेकिन अगर कहीं पे तो माइनस साइन दिख जाए उसका क्या मतलब है, अगर दो वेक्टर्स हैं, मान लो ऐसा लिखा है a माइनस b, ये तो a माइनस b लिखा है, तो हम लोग बोलेंगे सर सब्ट्रैक्ट तो हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये बेसिकली a प्लस माइनस b है। a प्लस माइनस b का मतलब समझते हैं अपन। मान लो एक वेक्टर है ये वाला, इसको मैं नाम दे दिया a, एक वेक्टर ऐसा है वेक्टर b,
मेरे को करना है a प्लस माइनस b करना है। मेरे को यहाँ दिखा माइनस b, तो माइनस b का मतलब ये होता है इस वेक्टर को उठा के उल्टा कर दूं तो ये इधर जाना था, जस्ट इसको उल्टा ले आते अपन, ये मेरा बन गया माइनस b वेक्टर। अब मेरे को दोनों को जोड़ना है तो दोनों को उठा के अपन जोड़ देते हैं, ये a वेक्टर और ये माइनस b वेक्टर। जैसा a वेक्टर दिख रहा था उसको उठा के ऐसे रखा और b का उल्टा यहां रख दिया तो माइनस b बन गया, तो a माइनस b बना लिया हम लोग। अब a माइनस b को सॉल्व करेंगे तो अपना एक रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा। तो मतलब समझ में आ गया a माइनस b का। अच्छा अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल ये है, जैसे अपन वहां देख रहे थे कि वो कम्यूटेटिव होता है, a plus b is equal to b plus a होता है। सब्ट्रैक्शन के समय a minus b is not equal to b minus a, ये दोनों सेम चीजें नहीं होती, याद रखना। और ये क्यों नहीं होती खुद से करके देखो, ये a minus b लिखा हुआ है, अब b minus a लिख के देखते हैं तो b तो जैसा ये दिख रहा है b ऐसे बना दिया, ये b ऐसा बन गया, और माइनस a किधर बनेगा, a ऐसा दिख रहा है तो इसका उल्टा ऐसा बनेगा, ये बन गया अपना b और ये बन गया माइनस a। डिफरेंस समझ में आ रहा? देखो इसका रिजल्टेंट आएगा यहाँ कहीं ऐसा, इसका रिजल्टेंट बीच में यहाँ कहीं आएगा और इसका रिजल्टेंट आएगा इधर कहीं। अंतर देखो दोनों का रिजल्टेंट में, ये नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है एंगल के साथ, तो दोनों सेम नहीं है ना, इसलिए a minus b is not equal to b minus a। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, a minus b minus c, a minus b minus c is not equal to a minus b minus c। ब्रैकेट का डिफरेंस है ना, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब सब्ट्रैक्शन के समय कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन वाला केस। इसके बाद हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।